जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे का जो प्रश्न है वो सिंपल है, आप कर लीजिएगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। चलिए, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। सबसे पहला प्रश्न जो है कह रहे हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। यानी कि समतल दर्पण, समझिएगा मेरे बात को, यहाँ आप समझिए। ये क्या है, एक समतल दर्पण है। अभी ये दर्पण नहीं है, क्या है, अभी कांच है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ऐसे लेई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कलई या लेई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको कलई कर दिया। अब ये हमारा बन गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर कह रहा है, देखिए एक ही प्रकाश किरण पड़ रहा है। तो देखिए चलिए एक ही यहाँ से हम प्रकाश किरण खींचते हैं। तो ये जो होगा ऐसे एक ही ना निकलेगा, तो परावर्तित होकर एक ही ना किरण निकलेगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गए मेरे बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी देखिए समझिए, ये हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब इस समतल दर्पण पर अगर हम ऐसे किरण परावर्तित करते हैं, सीधा ऐसी किरण परावर्तित करते हैं, तो वह जिस पथ से ऐसे आती है उसी पथ से यह ऐसे भी चली जाती है। तो यानी कि इसका जो परावर्तन कोण और आपतन कोण, यानी कोण आई और कोण आर, ये दोनों जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यानी कि वह उसी पथ से लौट के चली जाती है। तो वही लिखेंगे कि उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। समझिए, कह रहे कि समतल दर्पण पर कोई अभिलंब आपतन के लिए, देखिए समतल दर्पण है और ये वही जो अगला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। देखिए ये समतल दर्पण पर कोई अभिलंब टाइप का ये कोई किरण आपतित हुआ है, तो परावर्तन कोण कितना होगा वही कह रहा है कि देखिए, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा, हमने बताया अभी आपको। तो वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो 2, ठीक है, याद रखिएगा। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। तो बराबर का। समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है, यानी वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, और प्रतिबिंब दूरी जो होता है, प्रतिबिंब दूरी यानी भी, ये इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, तो बराबर का संबंध है। नहीं, समतल दर्पण में, जैसे समतल दर्पण समझिए, यहाँ समझिए, ये एक हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में अगर यहाँ पे कोई वस्तु लेते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ठीक यहीं पे और इसी के बराबर बनेगा। तो क्या संबंध होता है, बराबर का संबंध होता है। बनाकर देखिएगा, ऐसे ही ठीक प्रतिबिंब बनेगा। ये जैसे बनता है, ये जितना इसका मान कर चलिए 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो बराबर का संबंध होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है। तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कमेंट करके आप बताइएगा। तो ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, से वक्रता की त्रिज्या से ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा गोलीय दर्पण, ये कौन सा दर्पण है ये बताइएगा। और यहाँ से हम इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, और ये है P और ये है C। तो इसी को मिलाने वाली रेखा जो होती है PC यानी मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यानी ये हमारा मानकर चलिए, समझिए फिर से समझिएगा, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। और इस बिंदु, ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, और इस दर्पण का ये ध्रुव है, और यहाँ से हम इसको ले कर देते हैं। तो ये है अवतल दर्पण, और इधर जो बनेगा ये है उत्तल दर्पण। तो इस P और इस C को मिलाने वाली जो रेखा होती है यही क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। क्लियर। तो ये हमें लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ तथा उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि हम लोग लिखते हैं इसे आर से में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी यहाँ पे हमने लिखा है कि एफ इक्वल टू R/2 होता है, यानी R/2 होता है। तो ये हमें लिख देना है इसको प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है एक अवतल दर्पण जो होगा वह सीधा भी देगा और आवर्धित प्रतिबिंब दे देगा, और वस्तु से, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। लेकिन अगर आप देखिए हमने क्या कहा कि देखिए जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वह कितने दर्पण में बनता है, तीनों दर्पण में बनता है। समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है, ठीक है। तो सीधा का मतलब होता है कि वह आभासी है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो समतल में जो बनता है हमने देखा था कि समतल में जो बनता है वो वस्तु की जो ऊंचाई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होते हैं। वस्तु दूरी जो होती है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। क्लियर। अब देखिए यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हमें कह रहा है कि सीधा तो होगा ही लेकिन आवर्धित भी मिलना चाहिए वस्तु से बड़ा। और हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु से छोटा मिलता है। तो हमारा एकमात्र एक ऐसा अवतल दर्पण है जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है, सीधा और आवर्धित, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए अब देखिए एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, तो ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होना चाहिए। याद रखिएगा जब वस्तु ध्रुव यानी पी, जब वस्तु अवतल दर्पण के पी और एफ के बीच स्थित होता है तो वह कहाँ बनता है, तो वह प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसे आभासी प्रतिबिंब होता है, और दर्पण के पीछे बनता है। याद रखिएगा वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है, ये सभी चीजें याद रखना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो आंसर होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा तथा वास्तु के बराबर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिएगा। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करे कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। जब कोई अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है तो u जो होगा यानी कि वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले कोई अवतल दर्पण है और उसके 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा है, एक वस्तु रखा है। तो उस वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी ये हमें बताना है, उसकी प्रकृति बतानी है। तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगी, ठीक है। डायग्राम बना करके आप देखेंगे तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। तो डायग्राम बना करके आप देखिएगा तो यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो कहाँ रखा जाए, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। कहाँ में रखना है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल ऐसा गोलीय दर्पण है उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कह सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। और समतल दर्पण में भी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमें गोलीय दर्पण पूछ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। यानी कि क्या एक उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, बिल्कुल नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, उस पर केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दर्पण की फोकस दूरी यानी f -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल है या उत्तल दर्पण। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी किस में माइनस होता है, तो अवतल में होता है। तो हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक, की उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। जब हम लोग आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो गोलीय दर्पण की जो आवर्धन होती है उसकी परिभाषा देनी है, यानी एम की परिभाषा देनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। यानी आवर्धन अगर m है
है आवर्धन m जो है अगर वह ऋणात्मक है तो इसका मान हमें क्या बताएगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है अर्थात वास्तविक है, ये हमें बताएगा। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या मान दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया, हमें निकालना है f, फोकस दूरी f निकालना है। तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर बातें, चलिए तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ियों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या साइड मिरर इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा दिया क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमें दे रखा है, निकालना क्या है f निकालना है। f बराबर क्या सूत्र होता है, r/2 होता है। यहाँ पे हमने +32 क्यों रखा, क्योंकि दर्पण उत्तल है। क्यों, दर्पण उत्तल है। यही अगर अवतल होता तो यहाँ पे माइनस होता है। क्यों, क्योंकि वो दर्पण अवतल था और दर्पण अवतल में वक्रता त्रिज्या माइनस होता है और उसकी फोकस दूरी भी माइनस होती है। यहाँ पे अब ये हमने प्लस रखा, ये रखना आवश्यक होता है और यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखना भी आवश्यक होता है कि क्यों हमने यहाँ पे प्लस रखा। तो हमें f निकालना है, तो f का सूत्र रखेंगे और मान रखेंगे, r का मान दिया तो यहाँ पे 32 रखा, 2 का 2 रखा, 2 से बस 16 बार में 32 कट जाएगा तो +16 आ गया। ठीक है, तो f इक्वल टू +16। ये +16 हमें क्या बता रहा है कि यह दर्पण जो है उत्तल है। क्या है, उत्तल है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में, एक बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में ये दोनों धनात्मक होते हैं। क्लियर बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। देखिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, वही बेस्ट होगा तो वो आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू अगर +1 है तो इसका क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा कि समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। क्लियर, तो ये हम लोग लिख लेंगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या c है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। ठीक है, आप डायग्राम बनाइएगा जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या c है। ठीक है, और इस C पर एक किरण क्या हो रहा है कि आपतित हो रहा है। ठीक है, ACB समझिए, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। कौन सा गोलीय दर्पण है, चलिए ये हमारा एक गोलीय दर्पण ऐसे ही अवतल हमने क्या लिया, ले लिया। अब चलिए, अब देखिए यहाँ से हमने एक PC खींच देते हैं तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हो गया C। अब PC के समांतर क्या हो रहा है कि देखिए कह रहे कि देखिए इस C से है और इससे एक किरण आपतित हो रही है। तो देखिए इस किरण को नाम दे देते हैं, तो किससे गुजर के जा रहा है, ACB। तो ये किरण क्या हो जाएगा, ACB। तो वह जिस दिशा से आया उसी दिशा में परावर्तित होगी, यही हम लोग लिख लेंगे। तो ये C के यानी कि यह 90 डिग्री पर या क्या हो रहा है, इस दर्पण पर आपतित हो रहा है। तो ये ऐसे आया है, ऐसे ये लौट करके चला जाता है। तो ये किरण ACB, तो देखिए आपतित किरण यहाँ पे लिख रहा है कि किरण ACB आपतित होती है। तो ये देखिए किरण ACB क्या है, आपतित है। तो इसके बारे में हमें लिखना था कि उसका परावर्तित होगी, कैसे परावर्तित होगी, किस दिशा में परावर्तित होगी, तो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में परावर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को हमें लिखना है। तो अवतल दर्पण का आप उपयोग को लिख सकते हैं कि पहला हजामती बनाने यानी अर्थात दाढ़ी जो होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में किया जाता है और अवतल दर्पण का अब नेक्स्ट लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है रोगियों के नाक कान गले को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप एक और लिखना चाहते हैं तो 4 बुक में दिया है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो जो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आप इंप्रूव करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।